हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए इंटर का जीएसटी वाला पार्ट। पूरा का पूरा टैक्सेशन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस पूरी की पूरी सीरीज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वी आर गोना टेक अप जीएसटी एंड देन वी विल स्टार्ट विद डायरेक्ट टैक्सेशन। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी मटेरियल से ही पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर कराया जाएगा एंड देन एक रिवीजन वीडियो भी यहाँ पर आपके सामने आने वाली है बिल्कुल शॉर्ट में, अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। एंड आगे जाके एग्जाम जैसे जैसे पास आते जाएंगे वी विल ऑल्सो बी डूइंग सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिसेस। सो ये सब कुछ आपको यहाँ पर इस सीरीज के अंदर यही इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलने वाला है। सो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड आज की वीडियो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई जीएसटी के अंदर एक्चुअल में होता क्या क्या है, क्या क्या पूरी की पूरी स्टोरी होती है इसकी, क्या क्या चीज़ें हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनके क्या क्या आपके स्टडी में, आपके कोर्स में और आगे जाके आपके प्रैक्टिकल लाइफ में सिग्निफिकेंस उन चीज़ों की आने वाली है। सो अगर मैं आपको स्टडी मटेरियल आपका इंस्टीट्यूट का यहाँ पर दिखाऊं तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपका ये चैप्टर्स यहाँ पर कवर्ड है। दो बुक्स के अंदर, दो मॉड्यूल्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है कि भाई जीएसटी इन इंडिया, उसका इंट्रोडक्शन कि भाई कैसे इंट्रोड्यूस करा गया, किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में जीएसटी को लाया गया था। उसके बाद हम धीरे धीरे उसको समझना शुरू करेंगे कि भाई जीएसटी किस चीज़ के ऊपर लगता है, तो उसके लिए सप्लाई क्या होती है। फिर हम देखेंगे उसका चार्ज किस तरीके से लगता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनती है, एग्जम्पशंस होती हैं, टाइम होती है, वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इन सब चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके हम देखते हुए चलेंगे। फिर आपके पास आ जाएगा सेकंड मॉड्यूल, जहाँ पर हम आपका समझ में आएगा, हमें आपका और डिटेल के अंदर जाएंगे और टेक्निकल एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों की, इन चैप्टर्स का आपस में इंटरकनेक्शन है। एक्चुअल में जब आपके पास चीज़ें देखने को मिलती हैं, बड़ा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो उसके अंदर आपको एक इंटरकनेक्टिविटी नजर आती है, जिसको अगर आपने टैकल कर रखा है तो कैसा भी क्वेश्चन, किसी भी पार्ट से आपके पास क्वेश्चन सामने दिया गया हो, यू आर कैपेबल टू सॉल्व इट। सो इस पूरी की पूरी इंटरकनेक्टिविटी को, या फिर मैं कहूँ कि पूरे के पूरे जीएसटी को एज अ होल समझने के लिए क्या चीज़ होती है कि भाई इतना तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ के ऊपर जीएसटी लगने के लिए उसका सप्लाई होना ज़रूरी है। सप्लाई क्या चीज़ बन सकती है? तो भाई सप्लाई क्या होती है कि अब आप एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ भी प्रोवाइड करा रहा है, उसको एक सप्लाई की तरह से माना जाता है। अब वो दो चीज़ों की हो सकती है, एक इंसान दूसरे इंसान को गुड्स बेच सकता है या फिर सर्विसेज दे सकता है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उसको भाई हम सप्लाई बोल देंगे और उसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा। जो कि आप एक आम तौर पर एक लाइफ के अंदर देखते भी हो कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, लेट सपोज आप टीवी खरीद रहे हो, एसी खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, ये सब गुड्स हैं, तो इनके ऊपर जीएसटी लगता है। आप कोई सर्विसेज भी ले रहे हो, आप मूवी देखने जा रहे हो या फिर आप किसी भी चीज़ की सर्विस ले रहे हो आप अपनी लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर भी आपका जीएसटी लगा होता है। तो उन सबको अगर वो सप्लाई में आती है तो वो जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी में आ जाती है, सब्जेक्ट टू सम एग्जम्पशंस। ओके, तो एग्जम्पशन से याद आ गया कि हमें एक एग्जम्पशन नाम का चैप्टर भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, तो जैसे ही हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आएगी वो ये आएगी कि भाई हमें डिटरमाइन करना होगा कि भाई सप्लाई एक्चुअल में होती क्या है। उस सप्लाई के लिए वो गुड्स बनेंगे कि सर्विस बनेंगे। अगर ये सप्लाई बन गए तो हम क्या देखेंगे भाई जीएसटी लगाते समय कि कहीं वो एग्जम्पशन में तो नहीं आते। अगर वो एग्जम्पशन में आते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो फिर आगे फिर वो अलग फर्दर स्टेप पे पहुंच जाएगा। अब हमने डिटरमाइन कर लिया कि वो सप्लाई है या नहीं, एग्जम्पशन उस पर है या नहीं, तो हम देखेंगे कि यार वो सप्लाई है एक्चुअल में कहाँ की। कि भाई कैसे पता चलेगा कि या तो किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो हमें डिटरमाइन करना होगा कि वो हरियाणा की ही सप्लाई है, यानी कि स्टेट की ही सप्लाई है, या फिर नेशनल लेवल पे सप्लाई है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो भाई सीधी बात है, अगर जो सामान है, लेट सपोज दिस इज अ गुड, ठीक है, इसको कह सकते हैं, लेट सपोज एक टीवी है, एक टीवी सेल किया जा रहा है, तो अगर टीवी हरियाणा से निकल के हरियाणा तक ही गया, ये एक जनरल आपको बता रहा हूँ, और डिटेल में हम जाएंगे, बट एक जनरल चीज़ आपको एक जनरल भाषा में समझने के लिए ये सफिशिएंट है कि अगर एक टीवी निकल के हरियाणा के अंदर ही सेल हुआ है तो उसको हरियाणा की सेल मानी जाएगी। उसके ऊपर आपने जो भी बिल देखा होगा उस पर आपने नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि एक सीजीएसटी लिखा होता है, एक एसजीएसटी लिखा होता है, या फिर आईजीएसटी लिखा होता है। ये तीन चीज़ों में से कुछ ना कुछ आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा, या तो सिर्फ यही होगा या फिर ये दोनों होंगे।
तो इनका रेलिवेंस यही है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट की अगर वो सेल है, यानी कि वहीं से शुरू हुई वहीं पर हो गई, यानी कि सर्विस, अगर मैं सर्विस की बात करूं तो भाई आप गए एक गाड़ी अपनी रिपेयर कराने के लिए, तो आप हरियाणा के हो, आपने अपने ही शहर के अंदर आप किसी रिपेयर वाले के पास रिपेयर कराने गए, तो भाई वो भी हरियाणा के अंदर है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक ही स्टेट के अंदर वो चीज़ हो गई। लेकिन अगर कोई दिल्ली का बंदा आके हरियाणा में रिपेयर करवाता है, तो यानी कि ये चीज़ इंटर स्टेट हो गई, यानी एक स्टेट और दूसरे यूटी के बीच में। तो यहाँ पर अगर हरियाणा के अंदर या तो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, या हमने जो एग्जांपल में लिया टीवी बेचा जा रहा है, तो डेट विल बी इंटर स्टेट, और उसके ऊपर हम देखेंगे कि या तो जीएसटी लगेगा या फिर एसजीएसटी लगेगा, या फिर वो सप्लाई बनेगी इंटर स्टेट, यानी कि हरियाणा से आप यूपी में कुछ सेल कर रहे हो, या फिर कोई सर्विसेज आप हरियाणा से यूपी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस के अंदर वो इंटर स्टेट बनेगी और उस पर लगेगा आईजीएसटी। तो भाई सबसे पहले गुड्स है या सर्विस है ये देख लिया, एग्जम्पशन में तो नहीं आता ये देख लिया, तो अब हम देखेंगे जीएसटी लगाते हुए कि भाई वो उस पर हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएं या आईजीएसटी लगाएं, जो कि हमें बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर। तो उसके लिए हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। यहां पर मैं चैप्टर के नाम लिखता जाता हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो भाई हमने पहला चैप्टर कौन सा कर लिया, सप्लाई का, ठीक है। सेकंड चैप्टर हमने किया उसके बाद एग्जम्पशन का। थर्ड चैप्टर हमने देखा प्लेस ऑफ सप्लाई का। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई चलो हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई वो सप्लाई थी या नहीं थी, हमने ये देख लिया कि भाई लेट्स सपोज कि हमने देखा सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अब हम देखेंगे कि भाई किस मैनर में उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब मैनर मैं बताता हूं कि आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैनर एक्चुअल में क्या होता है या फिर ये चीज़ बीच में क्यों आई। तो मैनर में बेसिकली आता है आपके पास कि भाई उसके ऊपर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेके आओगे। कॉम्पोजिशन स्कीम बेसिकली क्या होती है कि कुछ छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में नहीं फंसना चाहते जीएसटी के, तो वो बोलते हैं कि यार हमारी पूरी सेल का ना 1% हमसे जीएसटी के नाम पे ले लो और हमें इन सब चीज़ों के अंदर लफड़े में नहीं पड़ना। तो वो होता है कॉम्पोजिशन लेवी, कि आप लोग कॉम्पोजिशन लेवी भी ले सकते हैं अगर आपकी टर्नओवर उस लिमिट में फॉल करती है। तो एक होता है आपका फॉरवर्ड चार्ज, इसको डिटेल में हम आगे चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज और एक होता है आपका रिवर्स चार्ज। अब फॉरवर्ड चार्ज के अंदर तो भाई आपके पास एक होता है नॉर्मल स्कीम। रिवर्स चार्ज में बता दूं कि भाई उसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि जो बंदा सर्विस ले रहा है उसी को टैक्स पे करना है। अभी के लिए बस इतना जान लो, अभी मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि जीएसटी होता क्या है, क्या क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं, किस किस चैप्टर को हम क्यों पढ़ने वाले हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमारे पास चैप्टर आ जाएगा चार्ज ऑफ जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी। तो ये हो गए हमारे पास चार चैप्टर। अब देखो हमने क्या क्या डिटरमाइन कर लिया कि भाई सप्लाई है कि नहीं है। एग्जम्प्ट नहीं है तो ऑब्वियसली टैक्स वाली श्रेणी में चली जाएगी, और वहां पर आते ही हम क्या देखेंगे कि भाई प्लेस कहाँ की है। प्लेस देखने के बाद हम देखेंगे कि भाई लगाना कैसे है और कब लगाना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी कि भाई किस मंथ में एक्चुअली वो सप्लाई फॉल करने वाली है। जो जीएसटी की पेमेंट होती है वो मंथली बेसिस पे होती है, तो भाई जिस मंथ में वो सप्लाई फॉल करेगी उसी के अगले मंथ के अंदर उसकी पेमेंट सरकार तक कर दी जाएगी। तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई, अगला पांचवा चैप्टर। ओके, अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया। देखो सबसे पहले ये तो देखो इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर एक बेसिक हिस्ट्री और ओवरव्यू आपके सामने दिया जाएगा, तो इट्स नॉट मच रेलिवेंट। आगे आता है सप्लाई अंडर जीएसटी, कि भाई वो सप्लाई कैसे बनेगी, क्या होगा, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आने वाला है। फिर हम देखेंगे कि भाई चार्ज, उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा या कॉम्पोजिशन लेवी उसने ले रखा है, तो वो सब चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। फिर आएगा हमारे पास कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई, भाई वो कहाँ की सप्लाई बनती है, एग्जम्प्ट है कि नहीं, ये भी हम देखने वाले हैं। देखो चैप्टर यहाँ पर ऊपर नीचे है, मैंने जो आपको एक तरीके से समझाने के लिए एक स्टोरी जिस तरीके से बन सकते हैं उस सीक्वेंस में आपके सामने रखा है। अब हम देखेंगे कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई, और एक चीज़ जो हमारी रह गई वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो यार सब कुछ तो हमने समझ लिया, ठीक है, हमने देखा सप्लाई क्या होती है, हमने देख लिया प्लेस कहाँ की होने वाली है, चार्ज उसको किस तरीके से किया जाएगा और कब किया जाएगा, लेकिन किस अमाउंट पे। जो भी आप जीएसटी यहाँ का चाहे आप 1% कैलकुलेट करो या फिर रिवर्स और फॉरवर्ड चार्ज में आप 18%, 12% या जो भी रेट लगाओगे, भाई लगाओगे किस अमाउंट के ऊपर, वो वैल्यू क्या आने वाली है। अब वैल्यू आप पूछोगे कि यार जिस अमाउंट में वो चीज़ बिक रही है, बट बिल के अंदर गाइज
एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे। जैसे कि आपने एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ आपको कि आप कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हो, आपने कोई टीवी लिया, आपको उस पे डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट को वहाँ पर अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल वो डिसाइडेड था, तो आपको रिड्यूस करने को मिलेगा। यानी कि मान लो 1 लाख का टीवी था, 10,000 का उस पे आपको डिस्काउंट मिल गया, तो बचे हुए 90,000 पे जीएसटी लगेगा। ये चीज़ बताता है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर। या फिर आपको मैं बताता हूँ कि लेट्स सपोज़ आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हो, ठीक है? कि आपने डॉलर लिया और बदले में आप रुपीज़ दे रहे हो, तो उस करेंसी एक्सचेंज के बिज़नेस की वैल्यू क्या निकाली जाएगी जिस पे जीएसटी लगेगा, ये चैप्टर आपको बताता है वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर। तो भाई ये सब तो हुए आपके पास एक बेसिक चीज़ें, ये सारे के सारे गाइज़ हैं बहुत बेसिक चैप्टर, ओके? इसके बाद आता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो कि है आपका आईटीसी, जिसके अराउंड लाइक सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली भी वही है। लाइक अगर आप कंसल्ट आपके पास कोई कंसल्टेंसी लेने आएगा तो वो उन्हीं चीज़ों के अंदर कहीं न कहीं फँसा होगा, जिस चीज़ के लिए आपसे वो बात करने आएगा। तो आपके लिए आगे के फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी उस चैप्टर को अच्छे से समझना और करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईटीसी क्या होता है भाई? ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अभी के लिए दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन। एक कहानी की तरह समझो कि हम क्या-क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा मत सोचो कि यार मुझे कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं, क्योंकि अब जब चैप्टर शुरू होंगे, तब आपको ये चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझ में आनी शुरू होती जाएँगी। तो यू डोंट हैव टू वरी, रेस्ट एश्योर्ड, मेरे हाथ में छोड़ दो। आई विल क्लियर द ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी फॉर यू गाइस। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास आईटीसी, जिसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो यार, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता एक्चुअल में कैसे है। यहाँ पर ये एक वेंडर है, ठीक है? इसने क्या किया? इसने गुड्स बेचे। इसने सॉरी गुड्स मैन्युफैक्चर किए, ठीक है? मैन्युफैक्चर करके इसने गुड्स सेल किए इस इंसान को। अब ये क्या है? ये एक ट्रेडर है, ठीक है? इसने उन गुड्स को सेल किया किसी तीसरे इंसान को, ठीक है? ये है आपका कंज्यूमर, ओके? तो भाई ये 3 पार्टी देखो, मोर और लेस आपको यही 3 पार्टी आपको एक मार्केट में देखने को मिलती है। चलो मैन्युफैक्चरर के लिए भी मैं एक पार्टी और ऐड कर देता हूँ, जो है आपका रॉ मटेरियल का सप्लायर, ठीक है? तो भाई ऐसे तो एंडलेस है, आप कितना भी पीछे जा सकते हो, ठीक है? तो भाई ये आपका पूरा का पूरा एक, मैं कहूँ तो ये मार्केट प्लेस है, ठीक है? ये एक बाजार है जिसमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। एक बाजार के अंदर आपको फैक्ट्री भी दिखेगी, फैक्ट्री से आपको होलसेलर भी दिखेगा, होलसेलर से खरीदने वाला कस्टमर भी दिखेगा। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर दिखने वाली है। अब होता क्या है कि भाई मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए की चीज़ बनाई, ठीक है? उस पे रेट था जीएसटी का 18%, तो 18 रुपए और इसका जो एक बिल बना, सेल वैल्यू बनी, वो बनी 118 रुपए की, इसने ट्रेडर को सेल कर दी। अब ट्रेडर के पास वो चीज़ है 118 रुपए में उसकी बुक्स के अंदर। अब वो कंज्यूमर को जब बेचेगा तो उस पे फिर जीएसटी लगेगा। मैं कहता हूँ कि चलो 10 रुपए का इस पे जीएसटी फिर लग गया। तो फिर ये अब यहाँ पर कंज्यूमर तक पहुँची तो इसका रेट बन चुका था 128 रुपए। अब आप ये देखो कि टोटल जीएसटी यहाँ पर बनता है इसका 128 रुपए, सॉरी 28 रुपए इन द हैंड्स ऑफ फाइनल कंज्यूमर, जीएसटी की अमाउंट जो कि सरकार के पास पहुँच जानी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मैन्युफैक्चरर ने 118 रुपए इस पे जीएसटी लगा के आगे बेची थी इस इंसान को, तो ये क्या हुआ, ये इस इंसान का इनपुट टैक्स बन गया। क्योंकि भाई देखो, ट्रेडर के लिए जो मटेरियल मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, अगर हम बेसिक जनरल अकाउंट्स की टर्म में बात करें तो दिस इज एन इनपुट फॉर हिम, क्योंकि उसी इनपुट के बेसिस पे आउटपुट में वो इंसान इस कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है। एक लॉजिकल सी बात है। तो ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी कि 18 रुपए वो टैक्स है जो आपने खरीदते समय दिया है, 28 रुपए आप गवर्नमेंट को जमा कराओगे बेचते समय। तो भाई आप 28 रुपए पूरे आपको जमा नहीं कराने पड़ेंगे, जो पहले 18 यहां पर जमा हो चुके हैं वो आपको नहीं जमा कराने, आपको बस बैलेंस 10 जमा कराना है। जमा हो चुके हैं मतलब मैं बताता हूं कि भाई यहां पर होता एक्चुअल में क्या है कि इस इंसान ने जब पैसे इकट्ठे किए, इसको अगर मैं आपको और डिटेल में थोड़ा कॉन्सेप्ट में लेके चलते हैं, चलो इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? हम एक डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, तो इस चीज को, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? कि भाई इसने, इस इंसान ने, पहले मैन्युफैक्चरर पे फोकस करते हैं, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया ट्रेडर से, ट्रेडर को इसके 100 रुपए का सामान बेचा, 100 रुपया उसका अपना है।
₹18 जो उसने लिए हैं, बिल बना ₹118 का, ₹18 जो उसने ट्रेडर से लिए हैं, वो उसने गवर्नमेंट को देने के लिए लिए हैं, खुद रखने के लिए नहीं लिए। तो जब इसने ₹118 रिसीव किए करेगा, तो जो अगले महीने जब इसकी ड्यू डेट बनेगी, तो ₹18 इसको गवर्नमेंट को जमा कराने हैं। तो यहां पर इसने जमा करा दिए, लेट्स सपोज। अब बारी आई ट्रेडर के सेल करने की। अब जब ट्रेडर ने बेचा, तो भाई इन टोटल तो गवर्नमेंट के पास जमा होने बन गए 28 रुपए, ठीक है, जिसमें से 18 पहले ही जमा हो चुके हैं। तो इसको दोबारा से तो वो अमाउंट नहीं जमा करानी पड़ेगी, तो इसको बैलेंस जमा कराना है, बस सिर्फ वो अमाउंट जो कि ऑलरेडी ये इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचा चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेज में ट्रेडर क्या करेगा? कंज्यूमर से पैसा इकट्ठा करेगा और गवर्नमेंट तक पहुंचा देगा। एंड यही साइकिल आगे तक चलती रहती है जब तक कोई एंड कंज्यूमर उस चीज को अपने पास रखकर नहीं बैठ जाता। अगेन मैं रिपीट करता हूं, शुरू से इस स्टोरी को समझते हैं कि भाई ये आ गया आपके पास एक मैन्युफैक्चरर, ये आ गया आपके पास एक होलसेलर, और ये आ गया आपके पास एक कंज्यूमर, ठीक है। अब यहां पर होना क्या है कि भाई इसको ₹100 का माल बेचना है। गवर्नमेंट ने इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई जब तू अपना ₹100 का माल बेचेगा, उसके लिए ₹18 सामने वाले से इकट्ठा करके तू मुझे देगा। तो भाई इसके पास आया 118, ₹100 इसने रखे अपने लिए, ₹18 इसने दे दिए गवर्नमेंट को। अब जब आगे होलसेलर सेल करेगा, तो भाई उसको जीएसटी मान लो इसके ऊपर। अब इस होलसेलर के लिए इसकी कॉस्ट पड़ी 118, इसकी जेब से टैक्स निकल गया ना। आगे जब ये बेचेगा तो ₹10 और टैक्स लगा देगा, 128। लेकिन लेकिन इसकी जेब से इसके थ्रू ₹18 पहले ही जा चुका है, तो वो आईटीसी की फॉर्म में इसको माइनस करने को मिल जाएगा, और फिर इसको नेट में सिर्फ और सिर्फ ₹10 का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, जो कि ये पूरा का पूरा इकट्ठा कर रहा है कंज्यूमर से। तो भाई ये साइकिल चलती रहती है कि भाई जब मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को जमा करा रहा था, तो उसने होलसेलर से लिया था, इनडायरेक्ट हो गया ना। और जब होलसेलर गवर्नमेंट को जमा करा रहा था, तो वो अमाउंट उसने कंज्यूमर से ली थी, तो अगेन इनडायरेक्ट ये चीज हो गई। तो भाई अभी भी अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आगे आगे जब हम बढ़ेंगे, और इस चैप्टर तक पहुंचेंगे, तो आपको ये चीजें सारी अच्छे से समझ में आती जाएगी। आगे देखते हैं क्या क्या चैप्टर हमारे रह गए हैं। तो देखो, मॉड्यूल 1 में तो वैल्यू तक ये चीज़ खत्म हो गई। तो मॉड्यूल 1 में बेसिकली जब हम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि भाई सप्लाई क्या होती है, टैक्स किस तरीके से लगाना है, कौन से शहर का, मतलब सॉरी स्टेट का लगेगा कि नेशनल वाइड पे लगेगा, एग्जामिशन किस किस को मिली हुई है, सप्लाई का टाइम क्या क्या आने वाला है, और वैल्यू क्या होगी जिसके ऊपर वो जो रेट है वो लगने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। आईटीसी जो था वो मैंने आपको समझा दिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखो गाइस, सारी की सारी बचती हैं छोटी मोटी प्रोसीजरल बातें कि भाई रजिस्ट्रेशन लेना है, किस किस को लेना है, किस किस लिमिट के क्रॉस होने पे लेना है, उसको हम जब चैप्टर आएगा तब समझेंगे। टैक्स इनवॉइस है, तो भाई टैक्स इनवॉइस किस किस को रेज करना मैंडेटरी हो जाता है, इनवॉइस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो उसमें होने चाहिए, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन करने होंगे जो भी इंसान एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है। ई वे बिल, देखो मैं बताता हूँ ई वे बिल क्या होता है। यहाँ थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि भाई यहाँ एक बंदा है जो अपना सामान एक ट्रक में लोड करके आगे भेज रहा है, ठीक है। तो भाई अब रास्ते में तुमने देखा होगा कि यार पुलिस वाले खड़े होते हैं, ट्रक वालों को रोक रहे होते हैं, चेकिंग हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। तो वहां पर उनके पास एक होना चाहिए कि भाई ये सामान रजिस्टर्ड बंदा बेच रहा है, यहां से वहां जा रहा है, और ये इस कंसाइनमेंट की वैल्यू है। तो अगर वो चीज़ 50,000 से ऊपर है तो मैंडेटरी हो जाता है उसको ई वे बिल यहाँ पर रेज करना। देखो थोड़े से पटाखे बज रहे हैं, प्लीज़ डोंट माइंड, दिवाली है, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है पेमेंट ऑफ टैक्स, कि भाई पेमेंट किस मैनर में होती है। अब देखो पेमेंट, अगेन आपको जो आईटीसी का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, वहाँ पर क्या था कि भाई एक्चुअल में मेरा कितना टैक्स देना बनता था अभी, मतलब सामने वाले से कितना इकट्ठा किया और पीछे मैं कितना दे चुका हूँ, उसको माइनस करके जो बचेगी अमाउंट, दैट इज माय पेमेंट ऑफ टैक्स। अगेन ध्यान से सुनना कि भाई सामने वाले से मैंने कितना इकट्ठा किया गवर्नमेंट को देने के लिए, पहले वाला मेरे से कितना इकट्ठा कर चुका है, उनको माइनस करके जो अमाउंट बचती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी जिसको मुझे पे करना है, दैट इज द पेमेंट ऑफ टैक्स, जो आप इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हो।
टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स, ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल है, इसको जब आएगा चैप्टर में तो आपको समझाऊंगा। और लास्ट में आता है रिटर्न्स। यार देखो, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है, वैसे ही जीएसटी की भी रिटर्न्स फाइल की जाती है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो भाई ये है आपका पूरा का पूरा जीएसटी का सिलेबस। सबसे पहले हम जीएसटी को उठा के कंप्लीट करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर चलने वाले हैं अलोंग विद क्वेश्चंस, और लास्ट में आपके सामने आने वाली है हर चैप्टर हर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस, जो हम डीटी वाला पार्ट भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून गाइज, आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं अपने इंटर की तैयारी के लिए इसी चैनल पे। तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।